अनदर कंसेप्ट, क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको ना। आपके पास बहुत सारे इस टाइप के, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जेई में भी आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके देखते हैं। तुम्हारे पास इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन होगा, है ना। जैसे 7 + 4√3, राइट, होल रेज़ टू पावर n। ये मेरे पास कोई तो बायनोमियल एक्सप्रेशन है, 7 + 4√3 होल रेज़ टू पावर n। अब गौर से देखो, 7 + 4√3, √3 इंटू 4 कितना हो रहा होगा? 1.7 इंटू 4 कुछ आ रहा होगा। तो 1.7 इंटू 4 करूंगा तो मेरे पास 8 के आसपास की वैल्यू आ रही होगी, है ना। मतलब ये आ रहा होगा 6.8 + 7, 13 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग की पावर n कर दूंगा तो मेरे पास कुछ नंबर आएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा। तो उस रियल नंबर को देखो, हम क्या बोल सकते हैं उस रियल नंबर को? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन आ जाएगा, I1 + F1 बोल देते हैं, है ना। 7 + 4√3 कितना हो गया? 13 पॉइंट समथिंग की पावर n कर दूंगा। तो जब 13 पॉइंट समथिंग को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कुछ आता होगा, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में एक तो इंटीजर पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। मान लो मेरा आंसर आ गया 167.42। सो 167 इज द इंटीग्रल पार्ट एंड 0.42 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो भी आप करोगे, है ना, आपके पास एक इंटीजर एक फ्रैक्शनल पार्ट तो आता होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट भी ले लो, राइट। द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वुड बी 7 - 4√3 होल रेज टू पावर n। ना ये कॉन्जुगेट में भी क्या होगा, कुछ तो इंटीजर पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो मैं उसको I2 + F2 बोल देता हूँ। तो 7 + 4√3 की पावर n था, मैंने एक और बायनोमियल थ्योरम बना लिया, 7 - 4√3, मैंने उसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब 7 - 4√3 की वैल्यू देखो, 7 - 4√3, ये तुम्हारे पास आता होगा एक फ्रैक्शन, है ना। 4√3 कितना आ रहा था? 6.8 आ रहा था। तो 7 - 6.8 मतलब पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग की पावर n अगर मैं निकालूंगा एक फ्रैक्शन की, आप कितनी भी पावर निकाल लो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो एक फ्रैक्शन ही आता होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि ये जो इंटीजर पार्ट है, दिस इंटीजर पार्ट इज इक्वल टू 0। 7 - 4√3 में तो इंटीजर पार्ट आएगा ही नहीं, वो तो 0 आता होगा। सो I2 मेरे पास 0 हो गया है। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे क्या निकाल ली? I2 0 है। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो मैं क्या काम करता हूँ। 7 + 4√3 की पावर n, है ना, इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को अपन ओपन कराते हैं। मेरे पास क्या आएगा? C0 7 प्लस C1 7 4√3 की पावर 1 प्लस C2 7 4√3 का स्क्वायर प्लस C3 7 4√3 की पावर 3 एंड सो ऑन। ऐसे ये कहानी आगे चलती जाएगी n तक। सिमिलरली जब मैं 7 - 4√3 की पावर n को ओपन कराऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ आपके पास ऑल्टरनेट साइंस नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। ये प्लस हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 7n - 3 4√3 का होल एंड सो ऑन। अब गौर से देखो, 7 रेज़ टू पावर n, ये तो कोई इंटीजर बनेगा, इंटीजर इंटू C0 इंटीजर आता होगा। ये मेरे पास इरेशनल नंबर बनेगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। C2 में √3 का होल स्क्वायर है तो रूट मेरा गायब हो जाएगा, दिस वुड बी 16 × 3 48 बन जाएगा ये। 48 × 7 की कोई पावर इंटीजर आएगा ही आएगा। NCR तो इंटीजर होता ही है, तो ये इंटीजर बन जाएगा, वापस से ये रैशनल बन जाएगा, फिर इंटीजर बन जाएगा एंड सो ऑन। अब देखो, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करा दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 7 + 4√3 होल रेज़ टू पावर n प्लस 7 - 4√3 होल रेज़ टू पावर n। मैं ऐड क्यों करा रहा हूँ? ताकि ये अंडर रूट वाला टर्म मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए। मेरे पास क्या बनेगा? 2C0 7 रेज़ टू पावर n प्लस C2 7 रेज़ टू पावर n - 2। देखो यहाँ जो मैं अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ, बस यही अप्रोच अपन को इस टाइप के हर क्वेश्चन में लगानी होगी। यही बन जाएगा। अब यहाँ पे ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर बन जाएगा ना, पावर 2 आ गई, अब पावर 4 आएगी, पावर 6 आएगी, सब इंटीजर आ रहे होंगे।
इसका मतलब घूम फिर के ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आएगा वो एक इंटीजर आएगा, दैट इंटीजर मल्टीप्लाइड विद अ 2, सो ये मेरे पास एक इवन इंटीजर आता होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं, 7 + 4√3 की पावर n प्लस 7 - 4√3 की पावर n, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो एक इवन इंटीजर आ रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज इवन नेचुरल नंबर आ रहा होगा, है ना, बिकॉज ये नेगेटिव तो आ नहीं पाएगा। अब देखो, इन दोनों की वैल्यू मैंने ये ली थी I1 + F1 और I2 + F2, I2 तो जीरो हो चुका था, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इवन इंटीजर कौन आ रहा होगा, I1 + F1 + F2, I1 + F1 + F2 होगा, ये मेरा इंटीजर बन जाएगा। अब देखो ये इवन इंटीजर है, तो इसको भी इवन इंटीजर होना पड़ेगा ना, मतलब इसको भी इंटीजर तो होना पड़ेगा सबसे पहले, ये तो इंटीजर है ही, इसका मतलब F1 + F2 दो फ्रैक्शंस है ना, दो डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, ये दो डेसिमल वाली वैल्यूज कुछ ऐसी होंगी कि दोनों का सम जो है वो एक इंटीजर आए, है ना, F1 + F2 का सम इंटीजर आना चाहिए, बिकॉज F1 + F2 का सम अगर इंटीजर नहीं आया, है ना, तब तो क्या होगा, राइट हैंड साइड इंटीजर बनेगा ही नहीं, और राइट हैंड साइड इंटीजर नहीं होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कैसे होगा। सो आई नो राइट हैंड साइड इंटीजर बनना चाहिए, मतलब F1 + F2 इंटीजर आना चाहिए। F1 देखो क्या होता है, F1 तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है जो 0 से 1 के बीच में घूम रहा होगा, F2 भी मेरा 0 से 1 के बीच में घूम रहा होगा, दोनों को ऐड कर दो। सो F1 + F2 क्या होता है, 0 से 2 के बीच में जाएगा, 2 कभी पहुंच नहीं पाएगा बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 नहीं हो सकते, मतलब F1 + F2 2 से छोटा रहेगा। अब 0 से बड़ा और 2 से छोटा, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि वो नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर भी होना चाहिए, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या आ गई, या तो जीरो हो जाएगा F1 + F2, या फिर 1 हो रहा होगा, दो ही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा तो और पॉसिबिलिटी मैं कहाँ से लाऊं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, या तो ये जीरो होने वाला है या फिर ये 1 होने वाला है। अब ये जीरो कब होगा, जब दोनों के दोनों जीरो होंगे। क्या ये फ्रैक्शन F2 जीरो आ सकता है कभी, बिल्कुल नहीं आएगा ये जीरो, ये तो कुछ पॉइंट की पावर n, कभी जीरो कैसे आएगी, वो तो कुछ पॉइंट ही आएगा, तो F2 जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब जीरो भी गया काम से, तो F1 + F2 1 हो रहा होगा, तो मेरे पास पहला रिजल्ट आ गया कि यहाँ पे दोनों के फ्रैक्शन पार्ट का सम जो है वो कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 को इधर ले आओ, तो I1 कितना हो जाएगा, इवन इंटीजर -1, सो I1 क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल -1, इसका मतलब I1 कैसा हो गया, एक और इंटीजर हो गया, इसका मतलब आप इसकी कोई भी पावर निकाल लो n, I1 जो आता होगा वो एक ऑड नंबर आता होगा, F1 + F2 1 आते होंगे। अब एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप से वो तुम्हें कोई ना कोई एक्सप्रेशन बना के दे देगा, है ना, और वहां पे पूछ लेगा F1 + F2 की वैल्यू कितनी हो रही है, I1 ऑड नंबर है इवन नंबर है, या फिर इन्हीं रिजल्ट को यूज करके कोई ना कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसा भी पूछे, अगर तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आप यही अप्रोच लगाओगे हमेशा। इस अप्रोच को पहचानना कैसे है, जैसे आप कॉन्जुगेट लोगे, कॉन्जुगेट वाला हमेशा एक फ्रैक्शन बनना चाहिए, ये अगर फ्रैक्शन बनेगा तो ही आगे कहानी होगी, बिकॉज तो ही I2 गायब हो पा रहा होगा, आया समझ में। सो दिस अप्रोच इज समथिंग दैट वी यूज इन मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे अपन वहां पे ये वाली अप्रोच ही यूज करते हैं। हाँ देखो सर। ये रहा ना इन सबको, है ना, जैसे देखो, सर अगर वो उसका कॉन्जुगेट फ्रैक्शन नहीं हुआ तो, अगर उसका कॉन्जुगेट, इंटीजर आ रहा है तो फिर तेरा I2 जीरो नहीं आएगा, तो आगे कैसे सॉल्व करेगा? I2 जीरो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको ऐड कराएगा तो इधर I1 + I2 आएगा, तो F1 + F2 के ऊपर तो तू फिर भी कमेंट कर पाएगा, लेकिन I1 और I2 के ऊपर अपन कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर उस ओ केस में ओके। I1 + I2 एक ऑड इंटीजर आएगा, अब I1 और I2 का सम ऑड है तो मैं क्या ही बोलूंगा फिर, कौन इवन है कौन ऑड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन F1 + F2 तो अभी भी 1 ही आ रहा होगा, समझा ना। ओ ओके हाँ। जैसे देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है,
है ना, उसने एक एक्स दे दिया ऐसा, एक वाई दे दिया, और कह रहा है बॉक्स फंक्शन डिफाइंड है, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई और बॉक्स वाई इवन बॉक्स वाई और क्या है ये निकालना है मुझे, है ना। अब देखो एक्स कितना है, बॉक्स एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, उसका इंटीजर पार्ट, है ना। तो वो बात वही पूछ रहा है कि 8√3 प्लस 13 की पावर 13, जब मैं इसको ओपन कराऊंगा तो मेरे पास कुछ आई प्लस एफ आता होगा। ये आई के ऊपर ही कमेंट करना है मुझे, आई इवन है ऑड है कैसा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है 8√3 प्लस 13, है ना, इसको उल्टा लिख लो, रूट को सेकंड टर्म बना लो, तो 13 प्लस 8√3 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एडिशन, ये क्या फर्क पड़ेगा। और एक बच जाएगा 13 माइनस 8√3 की पावर 13, इसको चेक कर लो कितना होगा, √3 कितना होगा 1.7, 1.7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80 और 56, 12 पॉइंट समथिंग, वन, हाँ 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है ये। तो ये कैसा होता होगा, I1 प्लस F1 आता होगा, तो ये I1 तो फिर जीरो हो गया। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड टर्म में आ रहा होगा √3, तो ऐड कराने पे फिर से गायब हो जाएगा और आपके पास बनेगा 2 इंटू 13C 0 इंटू 13 की पावर 13 प्लस 13C 2 इंटू 13 की पावर 11 एंड 8√3 की पावर 2, ये बन रहा होगा ना। और इधर क्या बन रहा होगा, वही I प्लस एफ डैश, ये फिर से इवन बन गया। ये इवन होगा तो इसको इंटीजर होना पड़ेगा, इसको इंटीजर होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी आएगी 1, तो आई मेरे पास कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 2K-1। इसका मतलब इसका ये जो एक्स है, एक्स बॉक्स एक्स तो मेरा एक ऑड नंबर बन गया, बॉक्स एक्स ऑड हो गया तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब बॉक्स वाई मुझे चेक करना है, अब बॉक्स वाई देखो कहानी क्या है, फिर से वही हो जाएगी 9 + 7√2 लिख सकता हूँ मैं उसको, है ना। 9 + 7√2, इसकी भी वैल्यू कर लो चेक, √2 कितना होगा 1.4, 7 इंटू 1.4, 7 इंटू 1.4, 9.8 आ रहा होगा, है ना। अब इसको देखो, इसको मैं उल्टा नहीं लिख पाऊंगा, ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, उल्टा होगा ही नहीं, आपको 7√2 प्लस 9 की पावर को ही ओपन कराना पड़ेगा। अब देखो अब मेरी कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, क्या होगा, पहले √2 की पावर 9 हो जाएगा, फिर C1 7√2 की पावर 8 होगा और 9 आ जाएगा, प्लस C2 7√2 की पावर 7 होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, मैं उसको उल्टा लिख पा रहा था, क्यों उल्टा लिख पा रहा था, बिकॉज 8√3 12 पॉइंट समथिंग आ रहा था, है ना? अब यहाँ पे भी मैं इसको उल्टा तो लिख सकता हूँ, लेकिन उल्टा लिख दोगे तो फिर यहाँ पे पंगा हो जाएगा, एक माइनस साइन फालतू में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं चेंज नहीं करा रहा। 7√2 माइनस 9 होल रेस्ट टू पावर 9, ये क्या होगा 9C 0, 7√2 की पावर 9 माइनस 7, 7√2 की पावर 8 इंटू 9 एंड सो ऑन। अब देखो अगर ऐड कराऊंगा तो C1 वाला टर्म गायब हो जाएगा और C0 वाला बच जाएगा। C0 में क्या है, √2 की पावर n है, यहाँ तो √2 बच रहा है, √2 इस टर्म में से गायब हो रहा है, यहाँ पे √2 है ही नहीं, √2 की पावर 8 हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। पीछे वाले एग्जाम्पल में देखो, हमने ऐड क्यों कराया था, ताकि ये इरेशनल वाला टर्म मेरा कैंसिल आउट हो जाए, इरेशनल वाली टर्म मेरी यहाँ पे आ रही थी बिकॉज रूट सेकेंड वाले में था। अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट मेरा फर्स्ट टर्म में है, तो जब मैंने ओपन कराया तो रूट गायब कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड वाली टर्म में गायब हो रहा है। अगर आप ऐड करोगे तो इरेशनल आ जाएगा, जबकि मुझे इरेशनल नहीं चाहिए, मेरे को तो इवन इंटीजर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। आया समझ में, इस वाले केस में सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा बस। तो इन जी दोनों का सर। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या हो जाएगा, I+F माइनस एफ डैश, ये बनेगा, इसका इंटीजर पार्ट तो है ही नहीं, तो I+F माइनस एफ डैश, इन दोनों को माइनस कराओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस कितना आ रहा होगा 2C1 इंटू 7√2 की पावर 8 इंटू 9 प्लस सो ऑन, जो भी बनेगा तो क्या इवन इंटीजर। अब इसको वापस से देखते हैं, ये अगर इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, इसको अगर इंटीजर होना पड़ेगा तो F माइनस एफ डैश को भी इंटीजर आना पड़ेगा,
इस बार मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, है ना। तो एफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक। एफ डैश कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक, है ना। सो दो फ्रैक्शंस का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो डिफरेंस मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 1 तक, है ना। डिफरेंस तो 0 से लेके 1 तक ही जा पा रहा होगा ना। जीरो कब आ जाएगा, जब दोनों सेम हो जाएंगे। जब एफ बहुत बड़ा हो जाएगा, एफ डैश बहुत छोटा हो जाएगा, तब मेरे पास डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा होगा, विच इज, जीरो। है ना। तो यहाँ वाले केस में क्या हुआ, एफ माइनस एफ डैश सिर्फ एक ही इंटीजर बन सकता है, विच इज 0। उसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो ये कहानी कितनी हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी। पहले ये 1 हो रही थी, इस बार ये 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गई तो आई कितना आ गया, इवन इंटीजर आ गया। मतलब वाई का बॉक्स कैसा आएगा, वाई का बॉक्स इवन इंटीजर आता होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सेकेंड। बॉक्स एक्स इज ऑड एंड बॉक्स वाई इज इवन। बस अब ध्यान रखो, ये दो टाइप के अप्रोच हो सकते हैं, एक में ऐड होता है, एक में सब्ट्रैक्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन रूट कहाँ वाली टर्म में आ रहा है। यहाँ पे भी रूट पहले में था, लेकिन यहाँ पे मैं उल्टा कर पाया क्योंकि मुझे मालूम था 13 - 8 √3 पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ मैं इसको उल्टा नहीं लिख पा रहा था, इसलिए मेरे को सब्ट्रैक्शन कराना पड़ा। जब सब्ट्रैक्शन कराओगे तब हमेशा इंटीजर इवन आएगा, जब ऐड कराओगे तब हमेशा इंटीजर ऑड आएगा। ऐड कराओगे तो एफ प्लस एफ डैश 1 आएगा, और अगर डिफरेंस निकालोगे तो एफ इज इक्वल टू एफ डैश आएगा। ये फिक्स रहेगा हमेशा। दो ही पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पे। ये हुआ क्लियर, हाँ सर, क्लियर। कंसेप्ट ध्यान रखना। दूसरा होता है रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, रिमाइंडर निकालने वाले में मैं कैसे सॉल्व करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो। देखो मैं जेई का कोई एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे उसने डिवाइड कराया। मैं बायनोमियल यूज नहीं करता हूँ, पहले मैं नॉर्मल तरीके से दिखाता हूँ कि हाउ डू आई सॉल्व। मैं अपना वही क्लास छठी सातवीं का फंडा यूज करता हूँ कि भाई रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर आप कैसे निकालोगे, डिवाइड करोगे एक्सप्रेशन को, है ना। तो अब 5 की पावर 99 को 11 से डिवाइड कराना है। 5 कैसा है, 5 तो 11 से छोटा है ना। तो एक काम करो, 5 की कोई पावर निकालो जो 11 के आजू बाजू में आ जाए, है ना। मतलब 5 की कोई पावर जो 11 के मल्टीपल के आजू बाजू में आ जाएगी तो बहुत मजा आ जाएगा, है ना। तो 5 की पावर निकाल के देखता हूँ। 5 की पावर 1 तो 5 आती है। 5 की पावर 2 कितना आएगा, 25 आएगा, है ना। अभी कितना दूर हो गया, 3 आगे है 11 से। ये तो 5 आगे था। मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो 11 के मल्टीपल के +1 या -1 वाले केस में मिल जाए। 5 क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ये तो 3 आगे वाला केस में, 4 आगे वाला केस आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 625, है ना। ये कितना हो गया, 625। 2 आगे है ये, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 3125। हाँ ये आ गया देखो। 3125 को अगर मैं 11 से डिवाइड कराऊं तो मेरे पास रिमाइंडर देखो कितना आएगा, है ना। 11 2 ज़ा 22, 92, 11 8 ज़ा 88, 45, 11 4 ज़ा 44, रिमाइंडर। आगे समझ में करना क्या है, ताकि सब्सिक्वेंट पावर्स निकालते हैं जो जो 11 से +1 या -1 रिमाइंडर दे देगी। कभी ना कभी आता है रिमाइंडर, नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं समझाता हूँ। अगर मान लो नहीं मिला तो क्या करोगे, मेरे को मिल गया यहाँ पे, है ना। पहली चीज तो क्या हो गया, मिल गया मुझे 5 की पावर 5। अब मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारा ये नंबर है, इस नंबर को 5 की पावर 5 की फॉर्म में लेके आ जाओ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 19, दैट इज इंटू 5 की पावर 4। ये बन गया। इसी को 11 से डिवाइड कराना है, देखो ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो बोलना। 5 की पावर 5 समझ में आया ना मैंने कैसे निकाला। मैं 5 की एक ऐसी पावर देखा था जो 11 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर दे दे, तो मैंने 5 की सब्सिक्वेंट पावर्स निकाली। इनको निकालने का भी शॉर्टकट सिखाता हूँ मैं भी थोड़ी देर बाद में, है ना। तो आपने 5 की सब्सिक्वेंट पावर्स निकाली, 11 से आप चेक करो रिमाइंडर मेरा 1 कब आएगा, मुझे मिला 5 की पावर 5 पे। तो 5 की पावर 99 को मैंने ब्रेक करा दिया 5 की पावर 5 की फॉर्म में। 99 को 5 से डिवाइड कराया तो 5 × 19 + 4 आ गया।
अब इसको 11 से डिवाइड कराओ, देखो ये कितना रिमाइंडर देगा, 1, 1 की पावर 19 कितना हो गया, 1 इंटू 5 की पावर 4 625, ये कितना रिमाइंडर दे रहा है, 2। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 2। आप 5 की पावर 99 को 11 से डिवाइड करा दो, आपका रिमाइंडर 2 ही आ रहा होगा। देखो आया समझ में, है ना। क्लियर है सर। जैसे मान लो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो किसने मेरे को बोला 31 की पावर 720 डिवाइडेड बाय 3, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे नंबर से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो बेस बड़ा है, डायरेक्टली बेस को ही डिवाइड कर दो। 31 3 से डिवाइड होगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, +1, है ना। यस सर। और 1 की पावर 720 कितना हो जाएगा, 1। तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। अगर मान लो 31 रेज टू पावर 720, इसी को मैंने डिवाइड कराया 7 से, डिवाइड 8 से कर लो, है ना। 8 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, है ना। सो 32 मेरा मल्टीपल होता है, इसका मतलब 31 कितना रिमाइंडर देगा, -1 रिमाइंडर देगा। एक पीछे है सर मल्टीपल से, -1 की इवन पावर 1, इसका रिमाइंडर भी कितना आ गया, 1 आ गया। मान लो कोई और नंबर ले लिया। सर -1 का मतलब 7 नहीं हुआ? हाँ 7 लिखूंगा तो फिर 7 बड़ा नंबर हो जाएगा ना, छोटा रख, ताकि 1 की पावर 720 एक ही बार में निकल जाएगा। 7 रखेगा तो फिर तेरे को 7 की पावर 720 से निकालना पड़ेगा। यस सर। तभी तो मैं डिवाइजर के मल्टीपल के आगे पीछे वाले नंबर ढूंढता हूँ, है ना, कि वो काम बना देंगे मेरा। जैसे मान लो कोई और नंबर ले लो अब। अच्छा 29 की पावर 1070 डिवाइडेड बाय 7, तो 29 7 से रिमाइंडर पे कितना देगा, 1 रिमाइंडर देगा। सो 1 की पावर एनीथिंग 1 हो गया, है ना। अब इसी को अगर तुम 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना रिमाइंडर देगा, -1, -1 की ऑड पावर कितना हो जाएगा, -1, रिमाइंडर -1 मतलब +5। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, +5 इज द रिमाइंडर। आया समझ में। हाँ सर। अब यहाँ देखो, वापस पीछे आते हैं, हम इसको दोबारा ही कर लेते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, 5 की पावर 99 को मैंने 11 से डिवाइड किया था, है ना। अब हम चेक कर रहे थे कि 5 की सब्सिक्वेंट पावर्स, है ना। तो देखो 5 की पावर 1, रिमाइंडर कितना आया, 5, ठीक है। अब 5 की पावर 2 जब तुम्हें निकालना ठीक है, तो मुझे करना क्या, रिमाइंडर निकालना है ना। 25 इसका तो फटाफट निकाल दो कि 25 का तो 3 है। जब 5 की पावर 3 का रिमाइंडर निकालना है तो 5 क्यूब मत निकालो, 3 को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 कितना रिमाइंडर देगा, 4। ये मैं रिमाइंडर्स लिख रहा हूँ 11 से जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं। 5 की पावर 4, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 20। 20 कितना रिमाइंडर दे रहा होगा, 8, है ना। 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 8 नहीं 9 आया ना रिमाइंडर, सॉरी। 20 कितना रिमाइंडर देगा, 11 से 9। अब इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45, 45 कितना रिमाइंडर देगा, 1। तो मुझे मालूम 1। किया 5 की पावर 5 रिमाइंडर 1 देता है। मेरे को तो रिमाइंडर से मतलब है ना, मेरे को इस बात से थोड़ा ना मतलब है कि वो कितना नंबर आ रहा है। अब मैं इसको ब्रेक करा दूंगा 5 की पावर 5 की, तो वही कहानी फिर आसानी से हो जाएगी। तो 5 की पावर 5 1 देता है, 5 की पावर 4 9 देता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 9। 9 रिमाइंडर 11 से कितना दे रहा होगा, 9 दे रहा होगा। मैंने पीछे कुछ और आंसर निकाला था क्या, 5 की पावर 4, ये 2 रिमाइंडर गलत लिखा क्या अपन ने यहाँ पे। 625 कितना रिमाइंडर देगा, 5 की 9 दे रहा है ना, ये -2 दे रहा है, माइनस है, तभी अपना आंसर गलत है। -2 आ रहा होगा 625 का रिमाइंडर। हाँ 11 -2 तो आ रहा है। आया समझ में कैसे किया। तो आप ब्रेक करा के भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि मेरा बाइनोमियल थ्योरम वाला एफर्ट बच जाता है, उसके बिना ही अपने आंसर्स आ जाते हैं। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, देखो। हाँ ये देखो,
19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 डिवाइडेड बाय 7, है ना। मुझे इसको डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है। अब 7 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना रिमाइंडर दे देगा? 21 -2, तो रिमाइंडर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना रिमाइंडर दे देगा? 2। ये हो जाएगा, दोनों सेम है तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 की पावर 200। इसका रिमाइंडर निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, 2 की कोई पावर देखूंगा जो 7 के आजू बाजू में आ जाए। 2 क्यूब है ना, बड़े आसानी से मिल जाता है 2 क्यूब। सो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा ये? 6, 18, 20, 66। कितना हो गया ये? 67। अच्छा 67 पूरा खत्म ही हो जाता है। हाँ, ये आ गया। 2 क्यूब के इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 201 हो जाएगा, तो पूरा 3 का मल्टीपल ही बन गया। 2 क्यूब कितना हो गया? 8। 8 की तरह रिमाइंडर देगा 1। 1 के पास 67 कितना हो जाएगा? 1। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया? 1 है। तो मुझे बाइनोमियल वगैरह कुछ ओपन ही नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो आपका बेस है उसको डिवाइडर से डिवाइड कर दो, वो नंबर छोटा हो जाएगा। अगर वो 1 या -1 बन गया तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। अगर 1 या -1 नहीं बना तो फिर उसकी कोई सब्सिक्वेंट पावर सोचो जो 1 या -1 रिमाइंडर निकाल दे, है ना। अब आते हैं अगले केस पे कि क्या पता कभी 1 या -1 ना मिले मुझे, या फिर मुझे स्ट्राइक ना करे, है ना। या फिर जैसे भी इसी वाले एग्जांपल को मैं वापस से लेता हूँ, 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो मैं तो यार 5 की पावर 5 तक निकाल दिया, है ना। एग्जाम में हो सकता है कि 5 की पावर 4 निकाले अपन और अपन को लगे कि यार नहीं यार बन नहीं रहा, क्या करें, है ना। हो सकता है ना 5 की पावर 4 पे रुक जाओ, इतने हाँ कम सर। पेशेंस होता है लाइफ में। ठीक है। तो आप करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? अपन देखो तो पॉइंट क्या है, +1 -1 मिल जाएगा तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है ना, फटाफट से यूं आंसर निकल जाएगा। नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और पावर यूज कर लो। ठीक है। अब मान लो मैं एकदम ना वो किंडर गार्डन वाले तरीके पे जा रहा हूँ कि सर मैं तो निकाल दी ना, मैं तो 5 स्क्वायर निकालूंगा, बस इससे आंसर निकाल के दिखाओ आप मेरे को। ठीक है। उससे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया? 3 आ जाएगा मेरे पास, है ना। देखो कोई बात नहीं, 5 स्क्वायर कितना रिमाइंडर दे रहा है? 3 दे रहा है। तुम्हें आगे मेहनत नहीं करनी, मत करो, यहीं पे इसको 5 स्क्वायर में कन्वर्ट करा दो। आंसर तब भी आएगा लेकिन 2 स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब तुम क्या करोगे? 5 स्क्वायर करोगे इसको, ये हो जाएगा 49 इंटू 5। ठीक है। अब 5 स्क्वायर कितना रिमाइंडर देगा 11 से? 5 स्क्वायर कितना देगा? 3। तो अभी कितना हो जाएगा? 3 की पावर 49, वही तो 5 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी देखो, पावर 5 की पावर 99 थी, अब मेरे पास नंबर कितना कम हो गया? कम तो हुई ना पावर, और कम हो जाएगी थोड़े थोड़ा और करेंगे तो। अब 3 आ गया। अब 3 की कोई पावर सोचो जो 11 के आजू बाजू में आ जाए। मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ, 3 स्क्वायर 9, है ना, आगे निकाल ही नहीं रहा हूँ मान लो। ठीक है। तो 3 स्क्वायर 9 के साथ में खेलूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर 48 इंटू 3 इंटू 5। 3 स्क्वायर 9, 9 कितना रिमाइंडर देगा 11 से डिवाइड करने पे? -2। -2 की इवन पावर, तो 2 की इवन पावर ये हो जाएगी इंटू 15 बन गया बाहर। 15 कितना रिमाइंडर देगा? 4। आप तो रिमाइंडर निकालते जाओ, बस नंबर छोटा होता जाएगा। देखो 99 था, अब 49 हो गया, अब 24 पहुंच गया। ठीक है। अब 2 की पावर में खेलना है। फिर से मान लो मैंने कहा मैं तो कुछ निकालूंगा ही नहीं सर, बस स्क्वायर ही निकालूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा ही नहीं। सर कोई बात 15 के नहीं। कम पूरे साथ साथ में, वो तो 15 का 15 ही रहेगा ना, रिमाइंडर, 3 into 5। 15 को 11 से डिवाइड कराऊंगा तो वो भी रिमाइंडर देगा ना 4। सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकालते जाओ, फाइनली रिमाइंडर्स ही मल्टीप्लाई होंगे, है ना। 2 की पावर 24 हो गया, तुमने 2 स्क्वायर निकाला है 4। एक कम से कम 2 क्यूब निकाल लो यार, है ना, इतना आसान कर दो, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। आंसर तो उससे भी आएगा लेकिन फ्री पकड़ में क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब क्या हो जाएगा? 2 क्यूब की पावर 8 इंटू 4। 2 क्यूब कितना रिमाइंडर देगा? 8। 8 मतलब 11 से कितना पीछे है? -3। तो ये हो गया 3 की पावर 8 इंटू 4। अब तो मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। ये कितना है? 81 इंटू 81 इंटू 4। 81 कितना देगा रिमाइंडर? 77। सो 4।
तो ये रिमाइंडर देगा 4, ये भी देगा 4, ये भी देगा 4। 4 4 जा 16, 16 कितना रिमाइंडर देगा 5। सो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 कितना रिमाइंडर देगा 9। निकाल दिया भाई आंसर मैंने, वही जो स्टार्टिंग में था, है ना। अब अगर वही मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर लेता, है ना, तो मेरी ये मेहनत बच जाती है। अगर यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक में कोई खराबी नहीं है। लॉजिक तो आंसर निकालेगा, वो तो हर स्टेप पे पावर कम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक ही बार में 99 से पावर गायब करा के आंसर निकाल दूंगा। नहीं, +1 या -1 नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मिलता भी नहीं है। या तो मान लो 5 की पावर 5 में सर की 5 की पावर 5 में आपको 1 मिल गया। जरूरी नहीं है ना, किसी नंबर में ऐसा भी हो सकता है कि पावर 11 पावर 10 पे जाके 1 आ रहा होगा, अब वो तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे कोई छोटा बेस दिखे, है ना, कि बेस 2 आ गया, अब रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर 3 आ गया, फटाफट से आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो उसको। आया समझ में। हाँ सर। तो इस तरह से अपन रिमाइंडर्स भी निकाल सकते हैं। इसी को बायनोमियल से करना होगा, तो बायनोमियल से करने का भी इसको एक्सपेंड कराना पड़ेगा पूरा का पूरा मुझे। आ जाओ, इसी में कुछ और एक्टिविटी भी करते हैं। एग्जाम्पल मैं 2023 वाले क्वेश्चन से ले रहा हूँ ना अभी तक। वैसे 2 कंसेप्ट और थे अपने जो अपन ने डिस्कस कर लिए। अब मैं इसके बाद तुम्हें फिर अलग अलग क्वेश्चंस कराता हूँ, पहले रिमाइंडर वाला करते हैं। अब देखो, मान लो ये वाला क्वेश्चन दे दिया, अब इसको ट्राई करके देखो इसी लॉजिक से। बचपन वाले फंडे लगाएंगे अपन ना रिमाइंडर निकालने के लिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देखो अपना नंबर बड़ा हो गया ना, तो अगर नंबर बड़ा हो जाए तो इसको ब्रेक कर दो 2 पार्ट में, 5 और 7। अब पहले इसको 7 से डिवाइड करा के देखते हैं 2023 को। अब जब 7 से डिवाइड कराओगे तो 7 2 जा 14, 62, 7 8 जा 56, 43। कहाँ डिविजिबल है ये? 7 6 जा 42, रिमाइंडर 1 आ रहा है जब मैं 7 से डिवाइड करा रहा हूँ। 7 2 जा 14, 6, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, माय माय बैड, डिविजिबल है। 289 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर 7 का तो मल्टीपल है। चलो अब मैं फिर 5 से चेक कर लेता हूँ, 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 5 का मल्टीपल तो नहीं है ये। 2023 को 5 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 की पावर 2023। 3 की कौन सी पावर 5 के आजू बाजू आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9। सो 3 स्क्वायर में ले जाओ उसको, ये हो जाएगा 1011 इंटू 3। 9 हो गया ये। 9 कितना हो जाएगा, -1 रिमाइंडर देगा 5 से डिवाइड करने पे। -1 की ऑड पावर, -1 3। ये मुझे कितना रिमाइंडर दे रहा है, -3। -3 का मतलब कितना हो जाएगा 5, सॉरी 5 के केस में -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे रहा है, 7 का वो मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर मैं उस नंबर को 35 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर क्या होगा। देखो, अब अलग अलग डिवाइड का रिमाइंडर तो निकाल दिया मैंने, अब मैं एक साथ डिवाइड कराऊंगा तो क्या कहानी हो रही होगी। इसको देखो, एक साथ डिवाइड करना है ना, तो कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बेटर तरीके से समझाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ 35 से। तो क्या होगा, 7 का मल्टीपल है, तो एक कैंसिल हो रहा होगा, तो मेरे पास आएगा 289 इंटू 2023 होल रेज टू पावर 2022 डिवाइडेड बाय 5, है ना। वो 7 तो अपना कैंसिल हो गया एक। अब आप रिमाइंडर निकालो, 2023 का नहीं, 2022 का रिमाइंडर निकालो। अब मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूँ, कितना आ रहा होगा। 289 कितना रिमाइंडर देगा, -1, है ना। 290 के पीछे वाला नंबर है -1, ये कितना रिमाइंडर देगा, -3, है ना। सॉरी 3, 3 की इवन पावर, तो इसको मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर की पावर 1011। 3 स्क्वायर कितना रिमाइंडर देगा, -1। -1 की और पावर रिमाइंडर कितना आ गया, -1, माइनस माइनस कितना हो गया, +1।
तो मेरे पास रिमाइंडर कैसा आया, +1 आया। कब? जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। आपने कैंसिल क्या किया, 7, तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपने कैंसिल किया है वो आपका रिमाइंडर से भी कैंसिल हुआ होगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दो उस टर्म से जो आपने कैंसिल की है। मैंने एक 7 कैंसिल किया था, तो इसलिए अपने फाइनल आंसर को 7 से मल्टीप्लाई करा सर ये समझ नहीं आया, 7 क्यों मल्टीप्लाई करा है? था। बिल्कुल। अगर ये 1 रिमाइंडर किसका आ रहा है, इसको 35 से डिवाइड कराने पे आ रहा है कि इसको 5 से डिवाइड कराने पे आ रहा है? पर 7 तो 2023 से कैंसिल हो गया ना। मैं कैंसिल की तो बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये रिमाइंडर जो आया तेरा, ये इसको 5 से डिवाइड कराने पे आया है कि इसको 35 से डिवाइड कराने पे आया है? 5 से। इसको 5 से डिवाइड कराने पे आया है ना। मतलब आपने ऊपर नीचे 7 कॉमन निकाला। अगर मान ले मेरे पास क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है ऊपर, है ना। आप इसको किसी से डिवाइड करा रहे हो, आप कुछ कॉमन निकाल के कैंसिल कर रहे हो, तो इसमें से भी कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हाँ हाँ सर। समझा ना। कि मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन था, मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना था ना। आपने क्या बोला, ऊपर नीचे से 7 कैंसिल कर दिया मैंने, तो आपने ऊपर से 7 कॉमन निकाला होगा ना, जो भी ऊपर होगा। तो 7 कॉमन निकाला तो रिमाइंडर में से भी 7 कॉमन निकला है। समझ गया सर। या सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो 15 को 10 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। लेकिन अगर मैंने 5 और 5 कैंसिल कर दिया और फिर रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। क्योंकि रिमाइंडर किसका निकाला आपने, 3/2 का। जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन का रिमाइंडर था वो भी तो 5 से कम हो गया होगा रिमाइंडर भी। इसलिए समझ आप गया। अगर इन दी प्रोसेस कुछ कैंसिल करते हो तो फाइनल रिमाइंडर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेरिस तूने कैसे आंसर निकाला? मैंने इधर तक करा था, वो 1 आया था, फिर ऐसे वो रहता ना, एक सोल्यूशन कैंसिल कर देता है, तो वो लॉजिक अलग था थोड़ा। देखो आया ना समझ में रिमाइंडर थ्योरम वाला। तो हाँ रिमाइंडर हाँ। के सारे क्वेश्चन अपन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, खत्म हो जाता है। फिर इसमें बाइनोमियल का क्या रिलेशन है? नहीं, इसको बायनोमियल से भी कर सकते हैं ना, बाकी लोग इसको बायनोमियल से ही करते हैं। वो क्या करते हैं, इसको 35 से डिवाइड कराते हैं और फिर इसको लिखते हैं 35K प्लस रिमाइंडर, अगर मैं सिंपल सा लॉजिक समझाऊं तो। और फिर इसको बायनोमियल से ओपन कर देंगे। तो जब तू बायनोमियल से ओपन करेगा तो ऐसी टर्म्स आएंगी ना, हाँ। तो हर टर्म में 35 आ रहा होगा, तो सारी टर्म 35 से डिविजिबल होंगी। तो सिर्फ लास्ट वाली टर्म मेरे को रिमाइंडर निकाल के देनी होगी, ओके। है ना। देखो फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, बायनोमियल्स के। एक एक करके अप्रोच डिस्कस करते जाते हैं ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो, दो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब आपने दो बायनोमियल थ्योरम मल्टीप्लाई की होंगी। एक में 22 दिख रहा है, एक में 23 दिख रहा है। इसका मतलब आपने एक बायनोमियल लिया होगा 1 + x⁻²2, है ना, ऐसे ही होगा। और एक आपने लिया होगा 23। अब बस ये देख लो, इनका सम सेम आ रहा है क्या? नहीं ना, डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है। अगर सम सेम आता है, राइट, सॉरी, अगर डिफरेंस सेम आता है तो हम क्या करते हैं, एक को सीधा खोलते हैं और एक को उल्टा खोलते हैं। तो मैं इसको उल्टा खोलूंगा, 23 C0 x⁻23 प्लस 23 C1 x⁻22 प्लस 23 C2 x⁻21 एंड सो ऑन। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, इधर कितना हो जाएगा, 1 + x⁻45। कल जो हमने देखा था वहां पे हमेशा एन सेम हो रहा था, अभी एन अलग अलग है, तो एक में 22 एक में 23 आ रहा होगा। अब देखो ये जो भी बनेगा, 22 C0 23 C0 क्या बन जाएगा, x⁻23 का कोएफिशिएंट। 22 C1 23 C1 x⁻23 का कोएफिशिएंट। तो ये क्या बन रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻23। मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में, 23 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 45 C 23।
आया ना समझ में? तो जब दो बायनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हो तब मुझे क्या करना है, दो बायनोमियल को मल्टीप्लाई कराना है ना। अगर सम सेम आ रहा होगा तो दोनों को सेम ओपन करना है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो एक को सीधा एक को उल्टा। देखो क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर 2023 सी आर, ठीक है। इसको ओपन कर रहा हूं तो क्या बनेगा देखो, जीरो स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, 1 into 2023 C1 प्लस 2 स्क्वायर 2023 C2। ये तो कल ही अपन ने किया था है ना। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, वापस से x से मल्टीप्लाई कराओ और फिर डिफरेंशिएट कर दो तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, ऑर्डर में लिख रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई बाय x, अगेन डिफरेंशिएट एंड पुट x इज इक्वल टू 1। यही सिग्मा मिल जाएगा मुझे पूरा का पूरा, राइट हैंड साइड से इक्वेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल दो। सो बाहर नंबर आया तो डिफरेंशिएशन से आएगा ना, अंदर नीचे आया तो इंटीग्रेशन से आएगा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो बायनोमियल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया होगा। इनको आराम से बाद में तुम कंप्लीट कर सकते हो, मैं से तुम्हारे साथ में अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ। इधर क्या है, बायनोमियल कोएफिशिएंट के स्क्वायर दिख रहे हैं, मतलब फिर आपने मल्टीप्लाई किया है, और बाहर कुछ कुछ नंबर भी आ रहे हैं, सब प्लस में है। मतलब एक तो आपने लिया होगा 1 + x⁻n, और एक लिया होगा इसका डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, C0 + C1x + C2x² एंड सो ऑन। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, n × 1 + x⁻n−1 C1 + 2C2x + 3C3x² एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करना है तो एक को उल्टा लिखना है, मैं इसी वाली को उल्टा लिख देता हूँ ताकि 1 + x⁻n, ताकि इसके साथ मुझे कुछ ना करना पड़े। ये इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C0 x⁻n + C1 x⁻n−1 + C2 x⁻n−2 एंड सो ऑन। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करा दो, इधर हो जाएगा n × 1 + x⁻2n−1, इधर सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, 30C1 × C1, C1 × C1 x⁻n−1 आ रहा है, 2C2 × C2 x⁻n−1 आ रहा है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n−1 चाहिए हमें इस बार। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एक n तो आएगा ही आएगा, इसमें कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2n−1 Cn−1। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 2n−1 फैक्टोरियल n−1 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, n। सो इस n को बाहर निकाल दो, मेरे पास हो गया 2n−1 फैक्टोरियल अपॉन n−1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो नीचे n कितना हो गया, 31 हो गया, 31 - 1 30 हो जाएगा ना। सो n 31 हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा, 31 62 - 1, n 31 हुआ ना, हाँ। सो 62 - 1, ऊपर कितना हो जाएगा, 61 फैक्टोरियल, बाहर निकाल लो 61, तो ऊपर वाले को मैं लिख पाऊंगा 61 फैक्टोरियल 60। कंपेयर कराऊंगा तो अल्फा कितना हो गया, 61, ऑप्शन में नहीं है 61, ये ऑप्शन गलत है, 61 आंसर आ रहा होगा इसका। एग्जाम में तो सही आया होगा, किसी ने टाइपिंग करने में शायद गलती कर दी है। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। तो वही वाले कंसेप्ट है जो अपन ने कल डिस्कस किए थे सारे के सारे। कुछ नया क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं रहा है, देखो ये भी आया था इस वाले के लिए। चारों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे अपने। ये कौन सा वाला टाइप है, यहाँ पे रेशियो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला फंडा लगेगा। ठीक है, यहाँ तो आपको टी आर निकालना है, टी आर निकाल के
सिग्मा करोगे तो आंसर आ जाएगा। टी आर कितना हो जाएगा देखो, आर क्यूब। ए आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा 10 सी ए आर। 10 माइनस आर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 10 माइनस आर अपॉन 10 सी 10 माइनस आर माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये, आर क्यूब। इसको देखो, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर फैक्टोरियल आर इनटू, ये कितना हो गया 10 11 माइनस आर 11 माइनस आर फैक्टोरियल 10 माइनस 11 माइनस आर आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 पूरे का स्क्वायर। ये गया काम से, ये गया ऊपर बच गया 11 माइनस आर, ये गया नीचे हो गया आर। बाहर ओपन होगा तो आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास टी आर कितना आ गया, आर इंटू 11 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको ओपन कराना पड़ेगा, आर इंटू 121 प्लस आर स्क्वायर माइनस 22 आर। कितना हो गया टी आर, आर क्यूब माइनस 22 आर स्क्वायर प्लस 121 आर। आ गया ना अपना टी आर, अब सिंप्लीफाई हो गया। अब टी आर का करना क्या है, सिग्मा करना है। इसकी वैल्यू निकाल दो, समेशन 1 से लेके 10 तक। ये 1 से लेके 10 तक का क्यूब है, ये 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर है, और ये 1 से लेके 10 तक का सम है। तीनों फॉर्मूलेस लगा दोगे, तुम्हारा जो भी वैल्यू है वो वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। तो अभी मैं करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बायनोमियल के 23 वाले क्वेश्चंस मैं नोट्स में डाल के तुम्हें देता हूँ, है ना, तुम उनको ट्राई कर लो। मेजरली बायनोमियल की अगर अपन बात करें, जितना अपन ने किया है ना, बस इन्हीं कंसेप्ट में से घूम फिर के तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये कंसेप्ट अच्छे से कर लो, बायनोमियल थ्योरम के 4 नंबर तो अपने पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं ठीक पूछता। है सर। फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा जनरल टर्म वाले क्वेश्चन पूछता है, राइट। इरेशनल टर्म्स, इंटीजर टर्म्स, वो सब कहानी, एक्स का कोएफिशिएंट, है ना। फिर अपन ने देखा बायनोमियल कोएफिशिएंट वाले फंडे। तीसरा अपन ने देखा रिमाइंडर थ्योरम वाले। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। बाय सर, थैंक यू। सर आपको कुछ बताना था?